हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण सीरीज का ये 19वां वीडियो। इसके पहले हमारे 18 वीडियो आ चुके हैं। इसमें से बहुत सारे हमने पी वाई क्यू सीरीज को कवर किया है और ये पी वाई क्यू सीरीज का ये अगला वीडियो है। हमारे जो आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला सवाल है, पारस्परिक तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या कहलाती हैं। तो कीस्टोन जो प्रजातियां होती हैं वे क्या कहलाती हैं कि वे पारिस्थितिकी तंत्र जिस पारितंत्र में रहती हैं और उस पारिस्थितिकी तंत्र की उसके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और अन्य जातियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण रहती हैं। यानी उनका यदि वो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बिगड़ जाता है और जातियों का जो है समन्वय वो पूरा अलग थलग हो जाता है। तो इस ऑप्शन में जो देखते हैं हम, तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि प्रजाति संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित परिभाषित करती है और जिसका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल यही इसका सही उत्तर है। मतलब उसके द्वारा जो है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी उससे जो है चलता है और यदि यदि उन्हें क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती हैं प्रजातियां, तो पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से क्या है, खतरा हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ हमारे मांसाहारी या कह सकते हैं शिकारी कहलाते हैं जंतु, जैसे भेड़िया हो गया हमारा। तो ये क्या करते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता लाते हैं। जो मरे हुए पशु पक्षी रहते हैं उनको ये खाते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी जो है पूरे जो है जंगल के पारितंत्र को वो एक दिशा प्रदान करती है। कैसे? जैसे मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से रस को जो है उससे वो जो है शहद बनाती है। तो ये औषधीय गुण है। साथ साथ में फूलों के द्वारा जो है परागण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि ये जो मधुमक्खी है, यदि ये नहीं होगी तो हमारे पौधे जो हैं फल नहीं मिलेंगे और नए पौधे जो हैं उससे नहीं जन्मेंगे। तो ये बहुत जरूरी है जो है मधुमक्खी का होना। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि हम कचरे को कब खतरनाक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमारे लिए वेस्ट जो है खतरनाक कब हो सकता है? जब कचरे से मृत्यु दर नहीं बढ़ती। तो ऑप्शन बी सही है कि जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती है तब खतरा जो है वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, खतरनाक बोल सकते हैं। अब किस प्रकार के ये कचरे होते हैं जिससे इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे घरेलू कचरे की बात करें तो घरेलू में कीटनाशक का उपयोग किया जाता है घरों में, और इसके बाद पेंट वगैरह का यूज किया जाता है जिसमें केमिकल मिला होता है। वहीं हम बात करें कि हमारे मोबाइल में बैटरी रहती है, लैपटॉप है, तो ये ई कचरा के अंतर्गत आता है, ई वेस्ट कहलाता है और इससे खतरनाक रेडिएशन भी निकलता है यदि इसको सही से इसको डिप्लॉय नहीं किया गया तो। और औद्योगिक उत्पाद तो आपको पता ही है कि उद्योगों से निकला हुआ जो कचरा रहता है उसमें कितना अधिक केमिकल मिला रहता है। तो ये सब कचरा यदि अधिक रूप में इकट्ठा हो जाते हैं तो इवन जो है मृत्यु दर यानी जो स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इवन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, वह चाहे जल प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो। ये जो है इसके कारण बनते हैं, ये कारक हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे देखते हैं। ईवीएस विषय में आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में। तो ईवीएस में जो है हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए, सबसे मजबूत तर्क क्या है, विषय आधारित। आपने देखा होगा क्लास हम 1 to 5 में एज अ सब्जेक्ट ईवीएस पढ़ाते हैं, है ना। तो यही इसमें प्रश्न है कि सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ाते हैं, उसके पीछे तर्क क्या है। हम उसे ऐसे भी बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में भी तो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑप्शन है कि पाठ्य योजनाओं को संरचना देने में मदद करता है, शिक्षक को अधिक शिक्षण को प्रभावी बनाता है। तो ये ठीक हो सकता है। शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने के लिए मदद करता है। अवधारणाओं और मुद्दों कौशल की विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। विषयों की सीमाओं को नरम करने, ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये क्या करता है, सीमाओं को नरम करने। इसका मतलब है आपने देखा होगा कि एज अ सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें जो है
6 थीम प्रदान की गई हैं। इसका मतलब है किसी टीचर को बुक में बाउंड नहीं किया गया है। अब तो 1 और 2 में चलती भी नहीं है ईवीएस, ईवीएस का जो है। और 3 में भी जो है उन्होंने ईवीएस बंद कर दी है, स्पेशली जो एनसीईआरटी जो है लॉन्च करती है। तो मतलब विषय की सीमाओं को नरम करने, यानी वो उन्होंने थीम जो दी है वह बुक के थ्रू बाउंड नहीं करना चाहते हैं किसी टॉपिक को, और वह चाहते हैं कि उसके बारे में जो है अधिक से अधिक वो सीख सकें किसी टॉपिक को, चाहे जल हो या परिवार हो, चाहे पौधे हों, है ना, इन सब चीजों के बारे में। सीमाओं को क्या करते हैं, नरम करते हैं, और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है, इसलिए हमें अलग विषय पढ़ाना पड़ता है। बाकी बात करें शिक्षण अधिक रोचक बनता है, तो ये तो हम अलग सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ईवीएस बस में नहीं हो सकता है, बाकी में हो सकता है। गतिविधियां होती हैं, पाठ योजनाएं बाकी सब में बनती है, अवधारणाएं, मुद्दों, कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला। तो ये इससे जो ज्यादा सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है, यही आयोग ने ऐसे माना है। आगे देखते हैं, ह्यूरिस्को का अर्थ क्या है। इससे आपको पता चल गया होगा, आपने ह्यूरिस्टिक विधि पढ़ी होगी। ह्यूरिस्टिक विधि को कहा जाता है खोज विधि, और इसे अनुमान विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर खोज और अनुमान के द्वारा जो है बच्चे सीखते हैं। तो ह्यूरिस्को का मतलब होता है, क्या होता है, खोजना, टू डिस्कवर। इसको जो है आपको याद रखना है, ये ह्यूरिस्टिक विधि से ही इन्होंने यही वर्ड इसको एज टू एज पूछ लिया है। आगे देखते हैं, आ, कौन सा दाढ़ी वाला वानर यानी मंकी है अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है। मुख्य रूप से फल पर निर्भर करता है, बीज, पत्ते, फूल, कली को भी खाता है, और पेड़ों पर पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम है, और शायद ही कभी जीवन जमीन पर उतरता है। तो इस जो है बंदर का क्या नाम है, तो ये इसका नाम है लॉइन टेल्ड मकाक। ये शेर की पूंछ वाला क्या है, मकाक है। इसकी शेर जैसी पूंछ रहती है, और भारत के पश्चिमी घाट में ये जो है पाया जाता है। पश्चिमी घाट का ये मतलब हुआ कि इन वाले क्षेत्र में, नीचे आप देखेंगे केरल जो है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में जो है क्षेत्रों में ये पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। और ये क्या करता है, ये हमेशा पेड़ पे ही रहता है, जमीन पर बहुत कम उतरता है, क्योंकि ये जो है पेड़ पर ही सब कुछ उसे खाने पीने की सारी चीजें मिल जाती हैं। इसी तरह स्लॉथ का भी आता है कि स्लॉथ भी अपना जीवन पेड़ों पर गुजारते हैं, और पेड़ों की पत्तियां और पेड़ से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये आ भी चुके हैं सीटेट में क्वेश्चन स्लॉथ का। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने किस तारीख वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। पुरानी वीडियो में भी ये प्रश्न आया था, पुराने प्रश्न पत्र में। इसका जो सही उत्तर है वह हमारा 2 अक्टूबर 2014। 2014 में जब पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी, उसी समय इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य था, सबसे मुख्य उद्देश्य था कि खुले में शौच से मुक्ति पाना, कि खुले में शौच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, और इसीलिए जो है लोगों के वॉशरूम बनवाई गई थी पूरे भारतवर्ष में, शौचालय का निर्माण किया गया था। और इसी के तहत ओडीएफ एक वर्ड आया था, यानी खुले में शौच मुक्ति, ओपन डेफिकेशन फ्री। और ये पहला राज्य कौन सा है, ये है सिक्किम। सिक्किम पहला राज्य है 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ था। आगे देखते हैं, हाउस ऑन व्हील्स किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनको मतलब व्हील से लगे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा, अब उसका एक कार या बस का रूप दे दिया गया है, उसको बोला जाता है कारवां, लेकिन सही वर्ड है कैरावेन। आपने कैरावेन जरूर सुना होगा। कैरावेन होते हैं या तो सेलिब्रिटी यूज करते हैं, कोई जो है रिच पीपल्स क्या करते हैं, वो एक बस टाइप संरचना बाहर से रहती है, और अंदर जो है सब कुछ रहता है, किचन भी रहती है, रेस्ट करने का उसमें आपका सोफा भी रहता है ना, खाना बनाने की जगह रहती है। ये आपने जरूर देखी होगी, स्पेशली जो है, यदि अब सौरभ जोशी ब्लॉग आपने कभी देखा होगा, वो भी यूज करते थे इसमें। और जो सेलिब्रिटी हैं, कहीं उनकी शूटिंग होती है, तो वो इस कैरावैन में ही तैयार हो जाते हैं अंदर, और बाहर शूटिंग करते हैं। तो इसलिए आपको याद रखे, इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। कैरावैन इसका सही आंसर है। आप सर्च भी कर लेना, आपको कैरावैन दिख जाएगी।
इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह की कैरावैन रहती है। इसमें अंदर जो है एक हाउस तरह का ये अंदर का सीन है। आपको सब कुछ इसमें जो है सुविधा मिल जाती है। तो ये कैरावैन है, और इसलिए दिखाया ताकि आपको जो है दिमाग में सेव हो जाए कि हाउस ऑन व्हील्स के लिए ये वर्ड प्रयोग होता है कैरावैन के लिए, कि कैरावैन को क्या बोला जाता है, हाउस ऑन व्हील्स। मतलब पहिए पे जो है पूरा घर, पहिए के थ्रू आप कहीं भी ले जा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं पिकनिक मनाने ले जा सकते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का उपयोग क्रैंककेस से ब्लो बॉय को रोकने के लिए किया जाता है। सिलेंडरों को, गैसों को इंजन के अंदर जलाए जाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो cylinder to be burnt inside the engine instead of being vented into the atmosphere is known। यहाँ देखिए हिंदी जो है उल्टा लिखा है और इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ है। ये कई बार हो सकता है आपके साथ भी, इंग्लिश वर्ड जरूर इसमें देख लेना है। इसमें लिखा है जो गैस निकलती है जो है इंजन से, बर्न्ट इनसाइड अंदर जला दिया जाता है, इंस्टीड ऑफ बीइंग वेंटेड इनटू द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में छोड़ने की बजाय। और इसमें क्या लिखा है, अंदर जलाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल अपोजिट लिखा है। आपको इंग्लिश जो है सही मानना है, क्योंकि ये लोग जो है गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुरंत इंग्लिश देखिए उसकी। चाहे तो पैटर्न बना लीजिए, एक बार इंग्लिश देखना ही है। तो इसको जो मैं सही उत्तर बता देता हूँ, पीवीसी जो है सकारात्मक क्रैंकनेस वेंटिलेशन, आप इसको पीवीसी ही बोलो। इंजन में ये जो है एक डिवाइस लगने लगी है, जिसमें आजकल जैसे कार हैं, न्यू कारों में लगने लगी है। इससे क्या होता है, इंजन से निकलने वाला जो धुआं है, जो गैस है, उसमें केमिकल्स रहते हैं, उसको बाहर छोड़ने की बजाय अंदर ही उसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है उस गैस को भी, जिससे जो है पर्यावरण में वायु प्रदूषण जो है कम किया जा सके अधिक से अधिक। तो ये पीवीसी डिवाइस एक उपयोग में की जाती है। अब आप दोबारा इस उत्तर को पढ़ेंगे, प्रश्न को, अब आपको समझ में आ जाएगा। इस सिलेंडरों को जो है गैस के इंजन को अंदर जलाया जाता है, वायुमंडल में छोड़ा नहीं जाता है। ये इसका सही प्रश्न है। आगे देखते हैं। द्वितीयक प्रदूषक, प्रदूषक यानी जो प्रदूषण फैलाते हैं। ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक में आता है, मतलब ये प्राइमरी नहीं है, सीधे डायरेक्टली नहीं बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है खुद में एक प्रदूषक है, दो प्रदूषकों से मिलके बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। और दोनों को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब ये ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है कि हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसकी उपस्थिति में जुड़ते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में इसका सही उत्तर है, याद रखना है। तो हाइड्रोकार्बन बता देता हूँ, नाम से स्पष्ट है इसका क्या है, हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के विभिन्न अलग अलग परमाणु जो है मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, CH4 को मेथेन कहा जाता है ना, C2H6 को एथेन। इसी तरह जो ब्यूटेन है, इसी हाइड्रोकार्बन, उसका उपयोग कहाँ होता है, उसका उपयोग होता है हमारा गैस सिलेंडर में। आपके घर में जो एलपीजी गैस आती है, उसमें कौन सी गैस रहती है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस रहती है, जो कि एक क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। आगे देखते हैं। कुछ असामान्य अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मेसोट्रेम्स। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका मेसोट्रेम्स। अभी क्या होता है, ये जो है थोड़ा इसमें पूंछ नहीं पाई जाती, इन जानवरों में पूंछ विहीन पाए जाते हैं। और इनके जो अंडे रहते हैं, जैसे अंडा है, इनकी बाहर का कवर बहुत सॉफ्ट रहता है, और ये सॉफ्ट रहता है तो इनके जो गर्भाशय में ही इनको जो है बहुत अधिक पोषण मिल जाता है। तो ये जो है और अधिक जो है परिपक्व होकर के निकलते हैं जब अंडे में रहते हैं। तो ये जो कहलाते हैं अलग तरह के असामान्य अंडे देने वाले कहलाते हैं, इन्हें याद रखना है, मेसोट्रिम्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं। लौह तत्व युक्त भोजन, जो आयरन कंटेनिंग आयरन, तो हम भोजन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, हम ऐसा भोजन करें जिसमें आयरन अधिक पाया जाता है, तो उससे हमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक चीज मैं और आज में बोल देना चाहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति में खून की कमी होती है, क्या होती है? खून की कमी होती है। आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो किसी का हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल 12 निकला होगा, किसी का हीमोग्लोबिन क्या है? 7 है। तो इससे क्या पता चलता है कि खून कम है या हीमोग्लोबिन कम है? एक चीज याद रखनी है, किसी व्यक्ति को खून की कमी नहीं होती है कभी। किसी व्यक्ति को खून की कमी नहीं होती है। खून के अंदर जो पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। उसकी कमी से जो है हम खून की कमी उसे हम बोलते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल वर्ड है, सबको यूज करना है तो सबको ये तो नहीं बोलेंगे कि हीमोग्लोबिन कम गया। सबको क्या यूज करते हैं? खून की कमी। होता क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है वो क्या कहता है? आयरन युक्त पदार्थ। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन खुद में भी तो एक आयरन ही है। और कौन सा आयरन? हेमेटाइट। हेमेटाइट का रंग क्या होता है? लाल कलर का होता है, इसलिए खून का रंग भी हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रहता है। आयरन वाले जो है रिसोर्स आपको पता है, पालक हम खाते हैं, है ना? ये सारी चीजें, पालक, गाजर, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली आकाशगंगा है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था? आकाशगंगा आपको पता होगा कि जैसे हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम क्या? सूर्य और उसके चारों तरफ जो है ग्रह उसकी परिक्रमा लगाते हैं। इस तरह कई सारे जो है सोलर सिस्टम, तारों का समूह जो मिल करके एक क्या बनाता है? आकाश गंगा बनाता है। जैसे हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे, या हिंदी में बोला जाता है दुग्ध मेखला। तो जब बहुत कई बार क्या होता है, आकाश गंगा में क्या होता है, तारे परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, तब वो तारे क्या करते हैं? उनमें हो जाता है विस्फोट। तारों में क्या हो जाता है? विस्फोट। इनसे जो ऊर्जा है वो केवल आकाशगंगा तक सीमित नहीं रहती है, वो ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। कहाँ निकलने लगती है? बाहर की ओर। आकाशगंगा से बाहर की ओर। उसको बोला जाता है कि ये आकाशगंगा की कौन सी अवस्था है? ब्लो अवे, यानी बाहर की ओर निकल रही है इसकी ऊर्जा। कौन सी पहली आकाशगंगा है जिसको ब्लो अवे अवस्था में देखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है फॉक्स 186। तो ये जो आकाशगंगा है इसको पहली बार जो है टेलीस्कोप से देखा गया था, और किस अवस्था में? ब्लो अवे अवस्था में इसे देखा गया था कि प्रकाश जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पॉक्स 186 आपको याद रखते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है? तो इसमें जो है ऑप्शन है जीवयान। सही उत्तर है इसका जीवयान। तो जीवयान ना याद रखिए, आप केवल जियान याद रख लीजिए। तो जियान जो है कहाँ का है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है चीन की। अब ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो आपको रिमोट से याद रखना है कि रिमोट कंट्रोल, यानी हम दूर बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट से। तो सैटेलाइट क्या करती हैं? जैसे ये अर्थ है, इसके बाहर जो है ये सैटेलाइट जो है घूम रही है, इसके द्वारा जो हम क्या करेंगे, यहीं बैठे रिमोट कंट्रोल से क्या कर सकते हैं? फोटो क्लिक कर सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन, मतलब बहुत उच्च क्षमता वाली फोटो हम जो है क्लिक कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? एक तो मौसम पूर्वानुमान में, क्योंकि फोटो क्लिक होंगी तो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा, बादल हो जाएंगे, है ना? तरह अलग अलग बादल, बादल का कलर भी बताता है कि वर्षा की स्थिति क्या है। तो मौसम पूर्वानुमान में कौन सा यूज होता है? हमारा रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। इसी के साथ मैप बनाने में, जैसे वो फोटो क्लिक करेगा सड़कों की भी, है ना? हर जगह की फोटो क्लिक करेगा कि नदी, सड़क, पहाड़, तो हमें मैप बनाने में आसानी हो जाएगी। मैप निर्माण में आवश्यक है। वहीं कहीं जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, कहीं आपदा आने वाली है, आपदा के पूर्वानुमान में भी ये सहायक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हम कितना अधिक उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल टेलीस्कोप की खोजों को का पूरक और विस्तार करेगी? आपको पता होगा अभी नासा ने जो है एक जो है स्पेस टेलीस्कोप भेजा था, उसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, और ये इसने 2021 में भेजा था और 2022 से इसने काम करना
शुरू किया था। अब होता क्या है कि हमें जो है, हम पृथ्वी में रहते हैं और यहाँ बैठे-बैठे क्या देख सकते हैं? अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रहों को देख सकते हैं। हम सभी ग्रहों को यहाँ पृथ्वी से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं कि अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट भेजते हैं। उस सैटेलाइट में क्या फिक्स करते हैं? दूरबीन। दूरबीन एक ज्यादा अच्छा शब्द है। इसको क्या बोला जाता है? टेलीस्कोप भी बोला जाता है। यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ये दूरबीन क्या करेगी? ये हमें बहुत दूर दूर का जो है दिखाएगी। कहाँ? पृथ्वी में फोटो भेजेगी वो क्लिक करके। कहाँ की? हमारी सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, कोई दूसरा सोलर सिस्टम, इसके बाद हमारी पूरी आकाश गंगा की फोटो खींच देगी, दूसरी आकाश गंगाओं की फोटो। सोचिए कितनी दूर दूर तक की फोटो ये हाई रेजोल्यूशन में खींच सकती है। तो चूंकि इसके पहले क्या थी? हबल स्पेस टेलीस्कोप था। सैटेलाइट इसके पहले कौन थी हमारी? टेलीस्कोप हबल स्पेस। ये भी नासा के द्वारा भेजा गया था। लेकिन इसके बाद जो है, इससे 1000 क्षमता जो है बढ़ाई गई है इसकी। इससे 1000 क्षमता अधिक बढ़ गई है किसकी? जेम्स वेब टेलीस्कोप की। और उसका उपयोग अब किया जाता है इसके लिए, आकाश गंगाओं के रिसर्च के लिए। अब इसका क्यों किया जाता है? इससे हमें पता चलता है कि, क्योंकि आपको पता है ना, प्रकाश की गति जो है कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। यानी अभी हम देख लेंगे कितना? कई करोड़ दूर, करोड़ वर्ष दूर हम देख सकते हैं। किसके द्वारा? हबल के द्वारा। इसका मतलब है इसके द्वारा हमें पृथ्वी का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी, हमारी आकाश गंगा कैसे बनी है। तो ये चीजें आपको पता लग सकती हैं। इसलिए जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप इसका सही उत्तर है कि एक अवरक्त, अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी जो है, ये बनाई गई है, टेलीस्कोप है, जो हमारे अंतरिक्ष में स्थित है। आगे देखते हैं। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आपको पता है हमारा 21 जून जो है इसका सही उत्तर है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको याद दिलाए थे। जैसे उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आपको कुछ डेट याद रखनी है। एक याद रखनी है 21 जून, एक याद रखनी है 22 दिसंबर। 21 जून को क्या है? सबसे लंबा दिन होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा और 21 जून को सबसे छोटा। इसके बाद मैंने बताया था कि किस तारीख को जो है, दो डेट हैं जिसमें जो है सन क्या करता है? भूमध्य रेखा में लंबवत चमकता है। इसके होने से क्या होता है? दिन रात जो है, डे और नाइट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चूंकि सन एक बार उत्तरार्ध की ओर जाता है साल में, एक बार दक्षिण की ओर, तो भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरता है। इसलिए दिन और रात जो है 2 बार बराबर होते हैं। तो ये जो डेट है इसको याद रखना है, 21 मार्च है और आपका 23 सितंबर है। तो ये जो रहता है, पूरे पृथ्वी में दिन रात क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। 23 सितंबर यानी ठंडियां स्टार्ट होने लगती हैं। 21 मार्च में गर्मियों की जो है शुरुआत हो जाती है अच्छी खासी। तो यहाँ पर क्या होते हैं? दिन और रात बराबर रहते हैं। क्योंकि 21 जून को लंबा दिन रहता है, इसलिए गर्मी बहुत अधिक रहती है, तो ज्यादा लंबा दिन रहता है। 22 दिसंबर जो है यहाँ छोटा दिन रहता है, क्योंकि सर्दियां रहती हैं। तो ये 4 डेट याद रखनी है। इसके बाद एक और डेट याद रखनी है। आपको पता होगा, जैसे ये कक्षा है किसकी? सूर्य की। तो पृथ्वी क्या करती है? इस कक्षा में चलती है। तो एक बार ऐसा समय आता है कि ये बिल्कुल पास में हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है जब दूर हो जाती है। तो जब सबसे पास में रहती है, उसको उपसौर बोला जाता है। क्या? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या कहला गया? उपसौर, यानी पास में। ये दूर है पृथ्वी, तो इसको बोला जाता है अपसौर। अप मतलब दूर, उप मतलब पास। उपसौर और अपसौर की भी आपको डेट याद रखनी है। तो 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। और 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है। ये 6 डेट आपको याद रखनी है। 21 जून सबसे लंबा दिन है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है? दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद सबसे पास में पृथ्वी कब रहती है? 3 जनवरी। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर होता है। तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा मैंने आपको उसको बता दिया है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो ये जो है आपको पता होगा।
चिल्का झील हमारी जो ओडिशा में है, ये आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न से एक चीज क्या पता चलती है कि हमें कृषि भी पढ़ना है, कृषि के उत्पाद भी पढ़ना है, और रबी खरीफ जायद फसलों को पढ़ना है। साथ साथ में किस फसल के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य प्रथम है ना? फसल के उत्पादन में कौन राज्य क्या है, प्रथम है, ये हमें पढ़ना है। सोयाबीन हमें पता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है। सोया मतलब स्लीपिंग वाला नहीं है। सोयाबीन मतलब होता है जो आपका सोयाबीन हम खाते हैं, तेल यूज करते हैं। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। हमारा मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य है। आगे देखते हैं। गन्ना आपने शुगर केन देखा होगा, खाया भी होगा। तो जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है। जैव ईंधन मतलब एक हमारा बायोफ्यूल कहा जाता है। हम इसका उपयोग करेंगे ईंधन के रूप में, है ना, इंजन में यूज करेंगे। तो क्यों यूज किया जाता है, क्यों उगाया जाता है? क्योंकि गन्ना से सीधे क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है इथाइल या एथिल एल्कोहल की प्राप्ति होती है। एल्कोहल क्या है? एक फ्यूल का काम करता है। एथिल एल्कोहल जो है, ये जो है गन्ने से प्राप्त होता है। एक और जो है जेट्रोफा, जेट्रोफा की खेती की जाती है। इससे भी हमें बायोफ्यूल या जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि जैव ईंधन की खेती के लिए किस फसल को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जेट्रोफा आएगा इसका उत्तर, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है हमारा टेनिस से संबंधित है। इसको जो है आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें विभिन्न खेलों से संबंधित जो कप हैं या ट्रॉफी हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या करना है, तैयार करना है। कुछ तो मैं यहाँ ही बता दे रहा हूँ आपका। जैसे फुटबॉल हो गया हमारा, तो जो फेमस है फुटबॉल के कप, जैसे हमारा डूरंड कप आता है, ये फुटबॉल का है। फीफा होता है, वो किसका रहता है? फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा, इसी का रहता है। यूरो जो कप रहता है, ये किसका है? फुटबॉल का रहता है। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। तो ये किसका कहलाता है? क्रिकेट का कहलाता है। मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है, ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद जो है और भी हो जाते हैं, जैसे आईसीसी चैंपियन जो है ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? ये भी हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अलग अलग जो है अ, खेलों की आपको इम्पोर्टेंट वाली याद रख लेनी है, जिससे आपसे एग्जाम में बन जाए। जैसे बैडमिंटन हो गया हमारा, थॉमस कप जो है और उबेर कप, इससे संबंधित है किससे? ये हमारे बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद जो है हॉकी की आपको पता होगी। हॉकी से संबंधित जो है एशिया कप भी होता है। तो एशिया कप तो इससे संबंधित भी होता है। क्रिकेट में भी एशिया होता है गेम, एशियन गेम होते हैं। उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट है क्या है? ध्यानचंद्र ट्रॉफी। ये आपको याद रखना है कि इससे संबंधित एक खेल प्रतियोगिता है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी। ये आपको याद रखने है। और अभी अभी हमने देखा है क्या? टेनिस, टेनिस का आपका एक हो गया, आपका क्या, हाफ मैन हो गया। इसके बाद डेविस कप, ये आपको लिख लेना है एक जगह। तो डेविस कप किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। और इसके बाद जो है विंबलडन भी ट्रॉफी किससे या संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। विंबलडन आपने देखा होगा। ये कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। इन एडिशन टू पिंग पोंग, तो पिंग पोंग के अलावा टेनिस का दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है विप विप। ये उसका पुराना नाम है। सबसे पुराना नाम क्या है? टेबल टेनिस का विप विप। और आजकल क्या बोला जाता है? या तो टेबल टेनिस बोला जाता है, या कुछ जगह जो है अब तो यूरोपियन कंट्रीज में इसका ज्यादा फेमस रूप जो हो गया है, पिंग पोंग बोला जाता है। इसको, टेबल टेनिस को, बहुत फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। पुराना हो गया विप, विप वाप, और नया जो है आपका टेबल टेनिस या पिंग पोंग। एक ही खेल के ये तीनों नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। सहयोगी अधिगम और कोऑपरेटिव लर्निंग, जब हम मिलकर के सीखते हैं एक साथ,
इसको पीयर लर्निंग भी बोला जाता है, पीयर ग्रुप लर्निंग, है ना। मतलब अपने जो है दोस्तों साथियों के द्वारा भी जो है लर्निंग कर सकता है। अकादमिक प्रगति का समर्थन करता है, युवा शिक्षार्थियों की सामाजिक कौशल में सुधार करता है, क्योंकि पीयर लर्निंग करेगा तो उसका सामाजिक जीवन भी वो सामाजिक होगा। चूंकि आपको इस तरह के प्रश्न करने की तो बहुत प्रैक्टिस ही होगी, इसमें लगभग हमेशा दोनों ही इसके सही उत्तर होते हैं। आगे देखते हैं, ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, यानी समूह चर्चा के बारे में कौन सा जो है उसको नेगेटिव बताता है। तो ये अचानक होता है, तो ये तो नहीं है। इसमें समय काफी लगता है, तो हाँ ये तो है, समय काफी लगता है जब ग्रुप डिस्कशन होता है। अलग अलग जो है आइडियाज आते हैं, अलग अलग लोग जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो टाइम टेकिंग होता है ये। चर्चा के विभिन्न रूपों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो पॉजिटिव हो गया है। काफी आसान है, इसलिए पूरी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो नहीं है भाई। और विभिन्न रूपों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो है। यदि अपन चर्चा कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, तो रूपरेखा बनाना बहुत आवश्यक है कि हम किस विषय पर चर्चा करेंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, नहीं तो हमारी चर्चाएं कहीं से कहीं जो है चली जाती हैं। सही उत्तर क्या है इसमें, काफी समय लगता है, ये इसकी सीमा है ना, कि हाँ समय तो लगता है, ये इसका ड्रॉबैक है कह सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है, बल्कि किसकी भी है, इसका सही उत्तर है लर्निंग की भी है, सीखने की भी है। यानी आपको कहा जाता है आपको लाइफ टाइम लर्नर भी रहना है। लाइफ टाइम क्या है, हम एक लर्नर भी हैं, हम एक सीखने की जो है, सीखना चाहिए हमें जीवन भर। और शिक्षक खुद पढ़ाता भी है और वो पढ़ता भी है हमेशा। ये एक ऐसी जॉब होती है, कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती रहती हैं अपने लेसन प्लान पाठ्य योजना में, जो है हम चेंज करते रहते हैं, और बुक्स भी बदलती रहती हैं। तो ये जो है इसका जो है सही उत्तर क्या है, लर्निंग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु प्रदूषण का पड़ता है, भूमि प्रदूषण होता है तो भी, जल प्रदूषण से भी क्या है ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि गैसों का इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है इन तीनों में। लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण है उससे खास जो है ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है, कोई एक डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किसी भी प्रकार का आकार के आवासों को जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं मानव अपना घर बना बना के, तो उसको मानव बस्ती कहा जाता है। ये आपको याद रखनी है, जनसंख्या नहीं कहते हैं उसको, क्योंकि आवासों की बात की गई है। नगरीकरण भी नहीं कहते हैं, नगरीकरण क्या है, गांवों को थोड़ा शहरों के पैटर्न में बदलना, गांव का नगरीकरण करना। ग्रामीणीकरण ये भी नहीं, ये भी नहीं है। क्या है हमारा, ह्यूमन सेटलमेंट है। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ओपेक में कितने सदस्य देश हैं। ओपेक आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है ओपेक का, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि ये किस बारे में है। आप कहोगे नाम में क्या रखा है, भाई नाम में ही तो रखा है, तभी तो इसका नाम रखा है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कंट्री कंट्री। अब क्या हो गया इससे, ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी देश हैं, और सभी नहीं है शामिल इसमें, लेकिन ओपेक में जितने भी देश हैं वो सभी क्या हैं, पेट्रोलियम का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और पेट्रोल जो ओपेक संगठन है, इससे लगभग 79% जो है, ये जो है देश पूरे विश्व का पेट्रोलियम का क्या करते हैं, इसमें भंडार है। और लगभग 60% जो है पूरे विश्व का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं पेट्रोलियम का। तो ये लिए इसलिए ये वाला जो हमारा संगठन है काफी इंपॉर्टेंट है। और ओपेक की यदि स्थापना की बात करें तो 1960 में वियना में की गई है। और ये संगठन किस लिए है, कि सभी देश साथ में रहेंगे तो अपने इंटरनेशनल जो उसका प्राइस है वो मेंटेन रहेगा। कहीं कंजप्शन ज्यादा हो गया है तो दूसरे देश जो है उसे बेच देंगे पेट्रोल को,
या पेट्रोलियम को, तो याद रखना है। और तो इसमें जो कितने देश हैं, इसमें 13 देश शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। तो 13 देशों में कुछ देशों को ही याद रखना है, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं आता है। तो जैसे ईरान, इराक, जो आपने नाम सुने हैं मैं वही नाम आपको बता देता हूँ। ईरान, इराक इसमें शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात जो शामिल है, जहाँ पर दुबई भी है। आपका जो है इसी में सऊदी अरब भी शामिल है। ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, और सऊदी अरब जो है ये भी शामिल है। इसके बाद भी अलग हैं, अल्जीरिया भी है, गिनी भी है ना, कुवैत है, और भी कंट्री हैं। तो जो है कुछ आपको याद रखनी है, जिससे अंदाजा लगे कि आपका ओपेक किस तरफ जो है देश शामिल है। यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है, लेकिन एक सीमित समय के भीतर, तो शिक्षक को किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? मान लीजिए टीचर है, उसको असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सबसे सही तरीका रहता है कि क्वेश्चनायर प्रोवाइड कर दें हमें। एक पेपर दे दें, उसमें जो है प्रश्न पूछ लें, एक बार में सब प्रश्न आ जाएंगे, हम उन्हें चेक करके असेसमेंट कर देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। साक्षात्कार विधि में जो है बहुत समय लगता है, एक एक से जब साक्षात्कार करेंगे, हालांकि ये अधिक ऑथेंटिक विधि है, लेकिन यदि बहुत अधिक बच्चे हैं बड़ी संख्या में, तो हमें आकलन करने के लिए प्रश्नावली मेथड का उपयोग करना चाहिए। ये जो है इसका प्रश्न का उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसे संरचनात्मक अवधारणा रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जाता है? फ्लो, आपने ट्री चार्ट देखा होगा। ट्री चार्ट कैसा कहलाता है? एक आपने कॉन्सेप्ट लिया, उसकी आपने तीन चार ब्रांचेस देखी कि हमें क्या करना चाहिए, और उसकी ब्रांचेस के भी आपने और अधिक ब्रांचेस बना दी। तो ये जो है ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक वीडियो लाया था अभी, या हम जैसे देखते हैं एमपी टेट आपकी परीक्षा है, इसमें हम 5 भाग में बांट लें, 5 सब्जेक्ट हैं। अब उन सब्जेक्ट को तोड़ लें किसमें, सिलेबस में। एक एक सिलेबस के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे, एक एक टॉपिक के लिए, वो हो जाएगा। तो ये आपका कैसा बन गया, ये आपका ट्री चार्ट बन गया। लेकिन इसका विपरीत क्या है, स्ट्रीम चार्ट, वो प्रवाह चलता है, यानी एक पहला हमने एक स्टेप है, उसी का आगे उसी के अंदर पहुंच गए, उसी के और अंदर पहुंच गए, यानी एक रेखा में चलता है। तो ये किस तरह का चार्ट कहलाता है, ये प्रवाह या स्ट्रीम चार्ट कहलाता है। और ये हमारा किस तरह का है, ट्री चार्ट है। कई तरह का हो सकता है, ट्री जैसा बना दीजिए आप, क्योंकि ट्री है, कोई टॉपिक आपने लिया, अब उसकी ब्रांचेस बना रहे हैं आप, उसके फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो ट्री चार्ट में हमेशा ये होगा कि कई सारी ब्रांचेस निकलेंगी एक जगह से। आगे देखते हैं, तो नॉट वर्ड हाईलाइट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? आकलन के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, तो चेकलिस्ट, प्रवेश निकास, एक्सपेरिमेंट या रोल प्ले। तो आप चेकलिस्ट तो आकलन की जाती है, एंट्री और एग्जिट कार्ड से आकलन किया जा सकता है, रोल प्ले भी किया जा सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से नहीं किया जा सकता है आकलन। एक्सपेरिमेंट तो किया जाता है कोई चीज प्रयोग करने के लिए, या कोई नई चीज जो है खोज करने के लिए। पर एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, आकलन नहीं होता है। तो चेकलिस्ट, एंट्री एग्जिट कार्ड और रोल प्ले जो है क्या होते हैं, इनका हम असेसमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से नहीं करते हैं हम। आगे देखते हैं, किसने शिक्षार्थियों को समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है? तो समग्र विकास आप समझ गए, 360 डिग्री विकास, मतलब उसका हमें संज्ञानात्मक विकास करना है। संज्ञानात्मक मतलब उन्हें विषय से संबंधित जानकारी देनी है। उसके बाद शारीरिक विकास देना है, वो हम कैसे देते हैं, गेम्स और योगा के द्वारा स्कूल में। सांस्कृतिक विकास आप देख सकते हैं, स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम चलते हैं, ये सारे हैं। तो ये आपको जो विकास के पांचों डेवलपमेंट हैं वो पूरे करने होते हैं स्कूल में। तो उसमें बाधा कैसे उत्पन्न होती है समग्र विकास में, तो शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना, तो ये अधिकतर होता है कि हम जो क्या करते हैं, उनकी जो स्कॉलस्टिक एरिया है, शैक्षिक यानी विषय से संबंधित, केवल हम जोर देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, 4 सब्जेक्ट पर अधिक बल देते हैं मूल्यांकन पर, बाकी चीजों का मूल्यांकन नहीं करते हैं, ना उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बाधा उत्पन्न होती है किसमें, समग्र विकास में बच्चों के। ऑप्शन ए सही है। दूसरा, सह शैक्षिक क्षेत्रों में बच्चों की मूल्यांकन पर अधिक जोर देना, तो ये तो नहीं है, ये तो कम ही होता है।
क्योंकि एक क्षेत्र पे हम जोर नहीं दे सकते हैं, हमें अधिकतर सभी क्षेत्रों में क्या देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा मूल्यांकन में, तभी बच्चों को क्या हो पाएगा, 360 डिग्री डेवलपमेंट यानी समग्र विकास। बाकी अधिक जो है सही नहीं है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना, आगे गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अधिक जोर देना। तो ये क्या है, शैक्षिक क्षेत्र। हमें क्या करना है, शैक्षिक के साथ साथ जो उसके सह शैक्षिक क्षेत्र है, को स्कोलेस्टिक एरिया, जो आर्ट, म्यूजिक, योगा, गेम्स, इस पर भी हमें क्या करना है, जोर देना है, तभी हो पाएगा समग्र विकास। प्रश्न था कि बाधा कैसे उत्पन्न होती है, तो हम केवल शैक्षिक क्षेत्र में जोर देते हैं, ये इसलिए बाधा उत्पन्न होती है समग्र विकास में। तो ये आज की वीडियो का आखिरी जो है प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो आपको लगता है कि आपके काम की है, और आपके काम की तो है ही, क्योंकि मैं पुराने प्रश्न पत्र ला रहा हूँ, एक एक को डिटेल से कवर कर रहा हूँ, और एक एक को टाइप करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो जो है इतना मैं आपसे जो है उम्मीद रख सकता हूँ। तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं जरूर उसको लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो है हमारी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग करिए, जो जो भी आप जो है कोई डाउट है, कोई आपके सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में उसको फेंक फेंक कर जो है कमेंट करिए जरूर। और इसी तरह की हम वीडियोस लाते रहेंगे। अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, अच्छी तैयारी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।